तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का चैप्टर 1 यानी कि पार्ट पहला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो बच्चों जो परिमेय संख्या होती है वो कोई एक पर्सनल संख्या नहीं होती, मतलब जैसे कि कोई अलग संख्या नहीं होती, ये कुछ छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो आओ जानते हैं इस संख्याओं की कहानी को। तो बेटा वो सबसे पहले अपने आती है प्राकृत संख्या। अभी प्राकृत संख्या जो होती है इसका क्या सिस्टम है ये देखते हैं। तो बेटा वो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है, फिर उसके बाद 2 3 4 और ऐसे डैश 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 करके अनंत तक, मतलब कभी खत्म ही नहीं होती, वहां तक चलती है। तो ऐसी संख्या को अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इसको बेटा प्रदर्शित करते हैं अपन एन से। यहां पे बता देता हूं मैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर बेटा वो उसके बाद अपने पास आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है बेटा वो? पूर्ण संख्या। अब देखो बेटा पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या का क्या सिस्टम है बेटा? प्राकृत संख्या में सिर्फ एक जीरो को जोड़ने से, एक जीरो को कैसे? ऐसे एक जीरो को इस प्रकार जोड़ने से जो अपन को मिलता है उसे ही अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जीरो से शुरू होती है और यहां से चलती चलती अनंत तक चलती जाती है। फिर बेटा उसके बाद आते हैं अपने पास पूर्णांक। क्या आते हैं बेटा? वो पूर्णांक आते हैं, इसको आई या फिर जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इन्हों को इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब बेटा होता क्या है, जैसे कि मैंने आपके पास 5 रुपए और मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 रुपए दे दे। तो तुम देखो बेटा अगर पूर्णांक नहीं होते तो बहुत से जने चौंक जाते, ओ ये क्या मांग लिया। पर तुम क्या करोगे, अपने दोस्त से 5 रुपए उधार लेके मुझे 10 रुपए करके दे दोगे, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तुम ऋणदार हो गए अपने दोस्त के, मतलब एक ऋण आ गया 5 रुपए का। ऋण का मतलब होता है बेटा घटाव का निशान या फिर माइनस। क्या होता है बेटा? ऐसे निशान को बोलते हैं ऋणात्मक निशान। तो जो पूर्ण संख्या होती है उनमें ऋणात्मक संख्या को मिलाने से जो बनती है उन्हीं को बेटा पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। ये 0 1 2 3 ऐसे डैश 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 अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 और डैश 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 अनंत तक। अब बेटा इन दोनों का तो ठीक था, पर पूर्णांक देखो, पूर्णांक में एक बात यह भी आ जाती है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा वो पूर्णांक होते हैं अपने पास 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला पूर्णांक होता है बेटा वो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। बेटा अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब जैसे कि अगर अपन को किसी इंसान को जानना है, उसके साथ रहना है, तो हम उसका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें जो भी शब्द आ रहे हैं, जैसी भी चीजें आ रही है, उन्हों का एक बार अपन को ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या होती है और कैसे काम आती है। तो अपन अभी परिचय पढ़ रहे हैं बेटा ठीक है ना। दूसरी संख्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक। इन्हों को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद बेटा वो आते हैं शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं 0। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। तुमने आज 1 रोटी खाई, ठीक है, और शाम को तुमने 1 रोटी तो ली पर आधी रोटी भी ले ली। अब इसमें देखो बेटा यहां पर 1 के बाद सीधा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां पर 1 के बाद सीधा क्या आ रहा है? 2। यहां पर भी 1 के बाद सीधा क्या आ रहा है? 2।
पर जब एक के बाद जस्ट दो आता है तो तुमने 1.5 रोटी खाई तो खाई कैसे? ये सोचने वाली बात ही नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए खोज हुई बेटा वो परिमेय संख्या की। किसकी हुई? परिमेय संख्या की। अब बेटा वो परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में, बेटा ये P बटा Q का रूप क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं होता। P बटा Q का रूप मतलब ऐसा होता है बटे के रूप में लिखना, बटे के रूप में लिखना, भाग के रूप में लिखना, ऐसे याद रख लो तुम। तो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां P व Q पूर्णांक होते हैं, वह Q बराबर नहीं होता 0 के। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये परिभाषा तो अपन ने पढ़ ली, पर देखो अब इस परिभाषा को समझते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में बटे में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो बेटा ऐसी संख्या जिन्हें बटे के रूप में लिखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जहां P व Q क्या है बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब माइनस की संख्या भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। QP में तो तीनों होने चाहिए, ऋणात्मक भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, धनात्मक भी हो जाए तो चलेगा, पर Q में धनात्मक हो ऋणात्मक हो, 0 होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब अपन आगे पढ़ते हैं बेटा, जिससे पहली प्रश्नावली हल होगी, और उसके लिए अपन को कुछ छोटे छोटे नियम, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, छोटे छोटे से नियमों को याद रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं वो नियम कौन से हैं। तो बच्चों पहला नियम है क्रम विनिमयता। और क्रम विनिमयता क्या होता है? ध्यान से समझना, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान नियम है, बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा। क्रम विनिमयता ये होता है बेटा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को, अब परिमेय संख्या वो थोड़ी देर साइड में रख लो, ठीक है ना, परिमेय संख्या वो थोड़ी देर साइड में रख लो। अभी अपन सिर्फ है ना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं से समझते हैं। जैसे कि मान लो किन्हीं भी दो संख्याओं को, जैसे कि 2 + 3, तो ये कितना हो बेटा? 5। अब एक काम करते, इस 3 को मैं रख देता हूं इधर और इस 2 को रख देता हूं इधर, तो बेटा 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब इन दोनों को अगर क्रम बदल के जोड़ रहे हैं अपन, तो इसके क्रम में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना। तो इसी नियम को क्रम विनिमयता का गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि बेटा मान लो अगर 1/2 + 1/2 1 होता है, इस 1/2 को मैं इधर लिख लूं, इस 1/2 को मैं इधर लिख लूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो दूसरा सवाल हो गया, मतलब दोनों सेम सेम है, अपन थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये 1/1 प्लस ये 1/2, तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा 3/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 1 में आधा जोड़ूंगा तो मुझे 1.5 ही मिलेगा, ठीक है ना। 3/2 का मतलब 1.5। अब बताओ इस 1/2 को मैं इधर रख दूं, इस 1 को मैं इधर रख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अरे 2 आलू और 3 आलू मिलके कितने होंगे? 5 आलू। अब मैं पहले 3 आलू जोड़ू फिर 2 आलू जोड़ू, जब भी तो बात बराबरी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता का गुणधर्म। और ये परिमेय संख्याओं में जोड़ में भी लागू होता है और गुणा में भी लागू होता है, पर ये घटाओ में और भाग में लागू नहीं होता। जोड़ में लागू होगा, गुणा में लागू होगा, घटाओ में लागू नहीं होगा, भाग में लागू नहीं होगा। तो बेटा दूसरा नियम है सहचार्यता का नियम।
अब इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है कि यहाँ पे जैसे दो संख्या जोड़ी थी, दो संख्या को गुणा किया था ना किसी भी क्रम में, वैसे यहाँ पे तीन संख्याओं का हेर फेर चलेगा। जैसे कि मैं a प्लस बी करके उसमें c जोड़ दूं, दो संख्या जोड़ दी पहले, फिर उसमें तीसरी संख्या जोड़ दी, या फिर मैं पहले दूसरी और तीसरी को जोड़ दूं फिर उसमें पहली संख्या जोड़ दूं, तो बात बराबर रहेगी। उसी प्रकार मैं पहली को दूसरी से गुणा कर दूं फिर तीसरी को गुणा करूं, या फिर मैं दूसरी को और तीसरी को गुणा करूं फिर पहली को गुणा करूं, तो भी बात बराबरी होगी। जैसे ये नियम जोड़ गुणा में लगाता और घटा और भाग में नहीं लगाता, उसी प्रकार यहां पर भी ये सेम सिस्टम लागू होगा। उसके बाद अपने पास आता है बेटा तीसरा नियम। कौन सा नियम आता है बेटा? तीसरा नियम, वितरण का नियम। अब वितरण का नियम क्या कहता है बेटा? इसमें ना कुछ संख्या जोड़ में होगी, कुछ संख्या घटाओ में होगी। जैसे कि मान लो ये 2 है और यहाँ 1 प्लस 3 है, तो वितरण का नियम सीधी सीधी बात ये कहता है कि मैं 1 में 3 को जोड़कर 2 से गुणा करूं तो कितना आंसर आएगा? तो जोड़ो बेटा, 1 को 3 में जोड़ा 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। या फिर मैं इस 2 को 1 से गुणा करा दूं फिर 3 से भी गुणा करा दूं और फिर जोड़ दूं, क्या आएगा देखते हैं। तो 1 को 2 से गुणा कराया और 3 को भी 2 से गुणा कराया तो आया 2 + 6, 2 + 6 भी होता है बेटा 8। तो बेटा कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो वितरण का नियम भी ये सिखाना चाहता है कि आप है ना किन्हीं भी दो संख्या को जोड़ के तीसरी संख्या में गुणा कर सकते हो, या फिर एक संख्या को उससे गुणा करो पहली संख्या से, फिर दूसरी से गुणा करो फिर जोड़ो, बात बराबरी पड़ती है। ठीक है ना। अगला नियम आ जाता है बेटा अपने योगात्मक, चौथा नियम है ना योगात्मक तत्समक। अब ये क्या होता है बेटा? जहां भी तुम्हें कोई परिमेय संख्या दिख जाए और उसमें कुछ ऐसी संख्या जोड़ रही हो। अच्छा तुम तो ये बताओ सीधा सीधा कि कोई ऐसी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि उसमें अंतर नहीं आए, तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0। हाँ तो बेटा तुम्हें कोई भी परिमेय संख्या दिख जाए, जैसे कि मान लो 2/5 दिख गया, कुछ भी दिख गया, उसमें मैं अगर 0 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2/5 आएगा। तो ऐसे कुछ शकल दिखे ना तुम्हें कि कोई संख्या है और उसमें 0 जुड़ रहा है, क्या कि कोई संख्या है उसमें 0 जुड़ रहा है और उसके आंसर पर, उसके जो परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहां पर कौन सा नियम लग रहा है? योगात्मक तत्समक। फिर उसके बाद बेटा आता है 5 नंबर का गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो बेटा मेरी बात सुनो, योगात्मक तत्समक का में क्या था कि योग करने पर परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही गुणात्मक तत्समक में भी यही होगा कि जो गुणा कर रहे हैं अपन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके परिणाम पर। तो ऐसी किस संख्या से गुणा करें? अरे आप सब बचपन से जानते हो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर आंसर वही आता है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बेटा मान लो मैंने 2 को गुणा कर दिया 1 से, तो इसके आंसर में कोई परिवर्तन आएगा क्या? 2 का 2 रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसी शकल वाले सवालों को में कौन सा नियम लगता है? गुणात्मक तत्समक। योगात्मक प्रतिलोम। बेटा योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अब ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हुआ था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अपन को किसी भी संख्या में मतलब जोड़ना था तो कोई आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, गुणा करना था तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। पर यहाँ पे योग, ऐसी संख्याओं का योग करो, क्या करो? ऐसी संख्याओं का योग करो कि क्या हो जाए? आंसर ही 0 हो जाए। ऐसी संख्याओं का योग करो कि अपना आंसर ही 0 हो जाए। तो बेटा ये 5 है, ये 5 है, मैं इसमें क्या जोड़ूं कि इसका आंसर 0 आ जाए? तो बेटा मैं इसमें -5 को जोड़ देता हूं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो एक 5 से एक 5 कर देगा तो आंसर क्या आएगा? 0। उसके बाद बेटा वो 7वां नियम आता है अपने पास
गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब बेटा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता, आंसर 0 लाना था। क्या करना था? आंसर 0 लाना था। अब उसी प्रकार यहां पर तो 0 लाना था। अब जो योग गुणात्मक प्रतिलोम है ना बेटा, उसमें अपन को आंसर 1 लाना है। क्या लाना है बेटा? 1 लाना है। अब बेटा मेरी बात सुनना, एक आंसर कब आता है? जब सेम संख्या का भाग लगता है। कब आता है? जब सेम संख्या का क्या लगता है? भाग लगता है। तो अगर कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो उसको उसी के व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया 1/2। ठीक है, चलो छोड़ो यह एग्जाम्पल मत लो, 2/5 लो तुम, तो 2/5। अब इसको इसका प्रतिलोम करो, पलट दो इसको। ये पलट दिया और ये गुणा करा दिया। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 1 1 1। 1 को 1 से गुणा कराया तो 1 को 1 से गुणा कराया तो 1 का मतलब क्या होता है? 1। तो अपना आंसर क्या आया? 1। यही क्या होता है बेटा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर होते तुम्हारे नियम पूरे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने कमजोर दोस्तों को शेयर करो